Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to cover in this video is epilepsy and further topics that were remaining from the chapter 15 neurologic disorders. Epilepsy में ये उसका scenario 4-year-old girl present with off and on history of fits, loss of consciousness, tongue bite, salivation during the attack. She is mentally normal. तो सिनेरियो से ही आपने पिक करना है कि एपिलेप्सी है. इसको सीजर्स, उसको हाई ग्रेड फीवर भी नहीं है, कोई लो ग्रेड फीवर और लो वेट लॉस के भी सिम्टम्स नहीं है, तो इट्स एपिलेप्सी. सीजर क्या, कन्वर्जन. और अगर कन्वर्जन जो है रिकरेंट आ रहे हो विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ फीवर या एक्यूट सेरेब्रल इंसल्ट, तो इट्स एपिलेप्सी. एपिलेप्सी की जनरल फॉर्म्स होती हैं. जनरलाइज्ड सीजर्स, जिसमें टॉनिक क्लॉनिक फेज होता है. टॉनिक एपिलेप्सी, टॉनिक में पूरी बॉडी स्पाज में चली जाती है, तो क्लॉनिक में देयर इज फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन. एक होता है ग्रैंड माल एपिलेप्सी, जिससे टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स वही वाले जनरलाइज होता है. फिर एक होता है एब्सेंट पैटेंट माल एपिलेप्सी, और एक होती है मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी, फ्रीक्वेंट रिकरेंस ऑफ ब्रीफ माइनर सीजर्स, मसल कंट्रैक्शंस वगैरह. पार्शियल सीजर्स है, सिंपल पार्शियल या कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, जैक्सोनियन सीजर्स. सारे सीजर्स या एपिलेप्टिक सिंड्रोम में जो मेन चीज़ पूछी जानी है वो ये पूछी जानी है, अगेन व्हाट इज़ द मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी क्या है. यहाँ आपने इन्वेस्टिगेट इसे किस तरह करना है. इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, या आप ईईजी कराएंगे, या आप सीटी स्कैन कराएंगे, लंबर पंक्चर कराएंगे और सीबीसी भी कराएंगे आप, तो चेक करनी अदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से उसको रिपीटेड फिट्स पड़े, कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन हो. ठीक है. व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी कन्वल्सन थेरेपी. जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, एक तो ये कि अप्रोप्रिएट ड्रग से ट्रीट करना है जो भी जिस भी टाइप की उसे एपिलेप्सी उससे. लेट्स सपोज अगर उसे एब्सेंट सीजर है तो उसे सिक्सिमाइड देनी है. फोकल सीजर है तो कार्बामेज़ेपिन देनी है. जो लाइन मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, वालप्रोएट, इस तरह जिस टाइप की एपिलेप्सी है उस टाइप की उसको स्पेसिफिक ड्रग देनी है. डू नॉट यूज़ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दैट इज़ वॉज यूज प्रीवियसली और उसको कोई सक्सेस नहीं मिली थी. स्टार्ट विद द ड्रग ऑफ चॉइस. वन ड्रग ऑफ चॉइस से शुरू करें और उससे बढ़ाते जाएँ, उसकी डोज को टेलर आउट करते जाएँ अनटिल अनलेस या तो सीजर्स ठीक हो जाएँ या तो उसकी टॉक्सिसिटी शुरू हो जाए, तो फिर आप वहाँ पर उसे रोक सकते हो उसकी डोज को. अगर जो सीजर्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे तो उस और आपने सेकंड ड्रग ऐड करना चाह रहे हैं, पहले को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो सेकंड ड्रग ऐड कर लें और फिर पहले को आहिस्ता आहिस्ता यू हैव टू टेपर दैट आउट, विड्रॉ इट ग्रेजुअली. एडवाइज द पेरेंट्स और द पेशेंट कि इसकी अच्छी खासी लंबी थेरेपी चलेगी, लेकिन इट वुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स ऑन योर मेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड ग्रोथ. फिर ये कि पेशेंट का फॉलोअप करना है. हम लोगों ने पीरियोडिक न्यूरोलॉजिकल रिवैल्यूएशन करनी है. अगर टॉक्सिसिटी आ रही है तो फिर ड्रग को हमने बाय 25% डिक्रीज़ कर देना है. एंड गेट फ्रीक्वेंट ब्लड लेवल्स ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स चेक. तो ये मैनेजमेंट स्कीम है उसकी एपिलेप्सी की. और अगर इन केस पेशेंट प्रेजेंट्स विद वो एमरजेंसी में विद स्टेटस एपिलेप्टिकस या इस तरह की सिचुएशन है, तो पहले तो हम लोगों ने ऑब्वियसली एडमिट एन आईसीयू, क्लीन एयरवे, ऑक्सीजन इनहेलेशन, एबीसी, उसकी सारी रिक्वायरमेंट चेक करनी है. न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, वाइटल मॉनिटरिंग, कंट्रोल ऑफ सीजर्स वी आर ऑब्वियसली मेडिसिन, डायजेपाम, फिनोबार्बिटॉन. और लॉन्ग टर्म में उसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हिस्ट्री लेनी है पूरी, कि फैमिली हिस्ट्री है नहीं है, उसको खुद पहले कभी फिट्स पड़े नहीं पड़े. एंटी कन्वल्सेंट according to the type of epilepsy. फिर देनी educate the patient education is very important about the disease. and ये drugs लिखे हुए हैं बाकी. this was all about epilepsy. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास हाइड्रोसेफलस. व्हाट इज हाइड्रोसेफलस. ऑब्वियसली हाइड्रोसेफलस वाटर इन द ब्रेन ना, ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ. 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट आता है जिसका जो हेड है बहुत ज़्यादा इंलार्ज है, हेड सर्कमफ्रेंस ग्रेटर देन 95%. तो उसका डिलेड माइलस्टोन है, हेड लैग एंड ब्रिस्ट रिफ्लेक्सेस, तो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स हाइड्रोसेफलस. हाइड्रोसेफलस में 2 टाइप्स होते हैं. नॉन कम्युनिकेटिंग दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, इसमें दे कैन नॉट कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ द एक्विडक्टल स्टेनोसिस या आर्नोल्ड कैरी मालफॉर्मेशन, डैंडी वॉल्कर सिंड्रोम, हिमाटोमा, इन सब किसी भी वजह से जो ब्लॉक लगा हुआ है. ठीक है. दूसरा इन कम्युनिकेटिंग. दूसरा कम्युनिकेटिंग क्या है कि कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन अब्जॉर्प्शन में मसला है. प्रोडक्शन ठीक है, ऑल द वे अराउंड ठीक है, अब्जॉर्प्शन में सबरकनाइट, हेमरेज, निमोकोकल ट्यूबरकुलस, मेनिंजाइटिस, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, एकॉन्ड्रोप्लेसिया, बेसलर इंप्रेशन या फिर कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा है, या इनलार्जमेंट ऑफ द बिनाइन इनलार्जमेंट सबरकनाइट स्पेस है. इसमें एक चीज़ आती है ना, वो ऑस्पी में वही आती है, इसका सनसेट साइन. नोट द सनसेट साइन. पूरी आँख खुली हुई है, उसमें जो उसका वो है ना कॉर्निया नीचे ऐसे जैसे सनसेट नहीं करता उस तरह. और हाउ वुड यू ट्रीट द डेफिनेटिव डायग्नोसिस. इसका है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल स्टंट. ब्रेन एब्सेस. ब्रेन एब्सेस में पेशेंट विल हैव परसिस्टेंट फीवर, हेडेक्स, वॉमिट,
डायरेक्टिंग, यहाँ तक तो हम लोग उसे किसी भी चीज़ में लेकर जा सकते हैं। बट तो अब मेन पॉइंट आने वाला वो ये, ब्रेन एब्सेस बनती कैसे है? जब असेंडिंग इन्फेक्शन हो, हेमेटोलॉजिकल इन्फेक्शन हो, या फिर कोई डायरेक्ट इन्फेक्शन जो स्प्रेड करे। यहाँ पे उसने हिस्ट्री में दिया कि फ्रीक्वेंट ऑटाइटिस मीडिया या साइनसाइटिस था, जिसे हम डेंजरस एरिया फेस करते हैं, उसमें नाक भी आता है। Sinusitis, otitis media, they can travel up and they can cause brain abscess, encephalitis, meningitis, and we know that. Knuckle rigidity भी है, तो obviously meningitis उसने cause किया, and brain enhancing नहीं, that is brain abscess. यहाँ से इसमें भी देख सकते हैं CT स्कैन। CT स्कैन में how would you diagnose? एक तो CT स्कैन है, फिर ये कि WBC काउंट may be normal, may be increased, blood culture, CSF examination, brain scan, CT, MRI, EEG, this shows चेंजेस। और अब ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देनी है, एंड एब्सेस है तो ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रेन इट सर्जिकली। फिर अच्छा, ये पीडियाट्रिक स्ट्रोक है। अगर 24 आवर्स से कम का कोई अटैक होता है तो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहलाता है, और अगर 24 से ज़्यादा हो तो पीडियाट्रिक स्ट्रोक कहलाता है। स्ट्रोक हेमरेजिक इस्कीमिक टाइप के होते हैं। इस्कीमिक में है थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक आते हैं, और हेमरेज में इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, सबरेक्नल हेमरेज आता है। सर ऑन साइड ऑफ द राइट साइड वीकनेस, कोई भी साइड की वीकनेस हो, जैसे मेडिसिन में पड़ा है तो वो स्ट्रोक के ज़ुमरे में आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन विच आई वॉन्ट टू स्विच इज़ सेरेब्रल पाल्सी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 में इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था सेरेब्रल पाल्सी का। 18-month old child is brought to the emergency with fever, cough and respiratory distress. Previous history of recurrent episodes of respiratory tract infections, cystic fibrosis का मैं पढ़ी हूँ, cerebral palsy का है। 3-month old presented with motor developmental delay। मैं भी कहूँ respiratory infections कहाँ से है? With motor developmental delay and convulsions since early infancy, he was born at 38 weeks of gestation to primary gravid mother by emergency LSCS for fetal distress। मतलब पहले ही उसे fetal distress की हिस्ट्री है। और उसके अब डिटेन एंड रिफ्लेक्सेस आर ब्रिस्क, हेड सर्कमफरेंस 44 है। 3 year old बच्चे का 44 है, मतलब बहुत ही छोटा है। 45 तक या 47 तक तो नॉर्मल 1 year old बच्चे का होता है। प्लांटर्स आर गोइंग अप, देयर इज नो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। इसकी डायग्नोसिस CP, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस एंड राउट डाउन द स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट। जहाँ भी देखें 3 year old बॉय वॉज बॉर्न प्रीमेच्योरली, required ventilation for respiratory distress, यहाँ भी से fetal distress है, unable to walk and talk, increased tone in the legs, reflexes are increased in the arms and legs are in scissoring posture, मतलब ऐसा कि। और there is normal cognitive development, he has periventricular leukomalacia on MRI। leukomalacia क्या होता है? It's a softening of the white brain tissue near the ventricles, तो वो नज़र आ जाता है CT स्कैन पे। Cerebral palsy is defined as non-progressive permanent disorder, posture का भी, movement का भी, static encephalopathy है, and it involves the motor areas। जब brain immature हो तब से motor areas को involve करते हैं, it's permanent। The best indicator of cerebral palsy is the presence of the echo densities in the periventricular area, periventricular white matter, and that develops into the cyst। तो periventricular leukomalacia, intraventricular hemorrhage, periventricular leukomalacia and intraventricular hemorrhage, they are very they indicate towards CP, and they get the child to have a very high risk in developing CP। इसकी कॉज लिखी हुई है। जहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट टेबल है वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है? स्पास्टिक फॉर्म सबसे ज़्यादा कॉमन है। स्पास्टिक के बाद आती है हमारे पास डिस्काइनेटिक फॉर्म, फिर यहाँ लिखी हुई है स्पास्टिक, डिस्काइनेटिक, एटेक्सिक या एटोनिक, मिक्स्ड, एक्स्ट्रा पिरामिडल या फिर अदर। और डिफरेंट फॉर्म्स है। क्वाड्रिप्लेजिया जिसमें चारों लिम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। डायप्लेजिया जिसमें सिर्फ 2 लिम्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 लिम्स में ज़्यादा, लेग्स आर मोर अफेक्टेड देन आर्म्स, लेकिन आर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हेमीप्लेजिया में हेमी मतलब हाफ साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ भी जैसे लिखा हुआ डिटरमिनेंट रिफ्लेक्सेस आर ब्रेस्ट एंड पॉजिटिव एबनिस की साइन, एंकल क्लोनस भी इसमें मिल जाता है। हमने डायग्नोज किस तरह करना है? एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री बेस्ड, दूसरा EEG, तीसरा CT स्कैन। और हाँ, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। CV में डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे जाएं तो इट कैन बी ल्यूकोडिस्ट्रोफी, हाइड्रोसेफलस और सबड्यूरल फ्यूजन, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड लीजन, मसल डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव CNS डिसऑर्डर या बिनाइन कंजेंटल हाइपोटोनिक डायप्लेजिया, वर्डनिंग हॉफमैन वाज वन ऑफ द स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एक टाइप थी, टाइप 1 थी शायद। हाउ वुड यू प्रिवेंट, हाउ वुड यू मैनेज, हाउ वुड यू कंट्रोल? अब CP का कोई इलाज तो है नहीं,
इसका बेसिकली सिम्टोमेटिक ही है और इसकी थेरेपी ये है कि फिजिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कंट्रोल ऑफ सीजर्स थ्रू मेडिकेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई जाए और जहाँ मसल के कंट्रैक्चर्स दिखें वहाँ हम सर्जिकल प्रोसीजर टू प्रिवेंट द कंट्रैक्चर, लाइक टेंडन एचिलीज टेंडन कंट्रैक्ट हो तो वहाँ कंट्रैक्चर सर्जिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। फैमिली सपोर्ट, फैमिली एजुकेशन, उसकी डिजीज़ एजुकेशन टू द चाइल्ड, इमोशनल सपोर्ट, अगर कन्वल्जन्स आ रहे हैं, सीजर्स पड़े हैं तो एंटी एपिलेप्टिक, स्पैस्टिसिटी है तो डायज़ेपाम, बैक्लोफिन, डेंट्रोलिन या फिर एंटीकोलिनर्जिक। अगर एथिटोटिक मूवमेंट्स हो रही है, एथिटोटिक दैट इज़ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ना, तो लेवोडोपा दी जाए। और अगर तो चाइल्ड डिस्टोनिक है देन यू शुड प्रिस्क्राइब द चाइल्ड कार्बामेज़ेपिन। हेयरिंग लॉस, विजन, लर्निंग एंड मेंटल डिसऑर्डर्स दे आर अकॉर्डिंगली मैनेज्ड। और प्रोग्नोसिस की इस तरह है कि डिपेंड्स अपॉन कि कितनी एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी है, टाइप एंड इंटेंसिटी क्या रिहैबिलिटेटिव एफर्ट्स की। अगर ज़्यादा रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स की जा रही हैं तो उसका गुड प्रोग्नोसिस होगा, कम की जा रही है तो कम होगा। फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फंक्शनल पोटेंशियल। कितनी ज़्यादा वो पैरालाइज्ड है फिज़िकली इंटेलेक्चुअली, उस लिहाज से भी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट एंड जज़ाकल्लाह खैर।